ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનસરોવર વિદ્યાવિહાર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. મેં વસાવા સંગીતાબેન, પૂના ગામ, સુરત. કક્ષા 8, सब्जेक्ट गुजराती. तो बच्चों देखो, 13वां एकम है साबरकांठा प्रवास. यहाँ प्रवास का वर्णन किया गया है. प्रवास हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं प्रवास का महत्व प्रवास का निबंध भी आता है. तो प्रवास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. प्रवास में हम जाते हैं तो नई नई चीज़ें देखते हैं, नए नए हमें सीखना मिलता है. और सब मित्रों के साथ, स्कूल के साथ जाते हैं तभी उसमें संगठन की भावना जागृत होती है. तो प्रवास का महत्व बहुत है. यहाँ पे साबरकांठा प्रवास, तो प्रवास का वर्णन किया है. उसका लेखक है रघुवीर चौधरी. उसका जन्म हुआ था 5/12/1938 में. रघुवीर चौधरी का नाम था रघुवीर दलसिंह चौधरी, पूरा नाम. जन्म उसका गांधीनगर जिले में बापूपुरा गांव में हुआ था. कॉलेज कक्षा तक वर्षों तक अध्यापन कार्य उसने किया था. वो हमारा जाना पहचाना नवलकथाकार और नाट्यकार भी है. उसने कविता लिखी, छोटी टूकी वार्ता लिखी, विवेचन किया और निबंध भी उसके हिस्से में यशस्वी प्रदान करते हैं. उपरवास कथात्रयी उसकी पुरस्कृत थई हुई नवलकथा है. झूलता मीनारा नाट्य संग्रह और सहरानी भव्यता निबंध संग्रह है. और उसके लिए वो प्रसिद्ध है. वो कला का कसब संभाल के रखने वाले एक मूल्यनिष्ठ साहित्य का सर्जन करते हैं. तो बच्चों देखो, ये साबरकांठा प्रवास जो है, ये साबरकांठा गुजरात में ही आया है. और गुजरात के दरिया किनारे ये जाना हुआ स्थल माधवपुर, द्वारका, सोमनाथ, दीव, दांडी, मांडवी जैसा स्थलों का रसप्रद शैली में उसने वर्णन किया है. प्रस्तुत एकम द्वारा हमारे गुजरात का दरिया किनारे की विशेषताओं की परिचय दी है. साथ साथ प्रवास का आयोजन के बाबत में भी उसने ध्यान दिया है. तो हम आगे देखते हैं. ये प्रवास साबरकांठा प्रवास एकम का नाम क्या है? साबरकांठा प्रवास. उसका लेखक है रघुवीर चौधरी. उसने बहुत अच्छा साबरकांठा जो है उसका प्रवास लेखक ने किया है. और उसमें क्या क्या देखा है और क्या क्या है वहाँ पे, और कौन कौन प्रवास में गए हैं, उसका वर्णन किया है. तो हम आगे देखते हैं. वर्ग शिक्षक यानी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो वर्ग शिक्षक प्रवास में जाने का प्रवास स्थल नक्की करते हैं. तो उस प्रवास में जाने वाले बच्चे हैं यहाँ पे ये प्रस्तुत है एकम में. रेवती, वरुण और सिंधु, ये 3 बच्चे प्रवास में जाने की तैयारी करते हैं. तो वर्ग शिक्षक સોમનાથે પ્રવાસનું સ્થળ નક્કી કરવા 3 વિદ્યાર્થીઓની સમિતિની प्रवास नक्की करने के लिए कहाँ पे जाना ये तय करने के लिए 3 स्टूडेंट को शिक्षक ने बुलाया है. और पूछते हैं उसे कि आप लोगों को प्रवास में कहाँ पे जाना है, प्रवास में जाना है तो कौन से स्थल पे जाना है. तो रेवती, वरुण और सिंधु घंट वागता चर्चा अटकी और घंट बज गया. फिर चर्चा वहाँ से अटक गई. સોમનાથે પ્રવાસ કરવાની સાથે પાટિયા પર નજર કરી. ये भूगोलના શિક્ષક હતા. तो સોમનાથ ये भूगोल का शिक्षक था અને કુદરત વિશેની કવિતાના ચાહક પણ હતા. ये कुदरती दृश्य और उसमें कविता लिखते थे. जो भी देखते थे उसके बारे में कविता ही लिख देते थे. पाटिया पर लखाયેલી पंक्तियों वाँची राजी थया और ये ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई पंक्ति पढ़ के
राजी हो गए। विद्यार्थियों सामने फरीने बोलिया। सोमनाथ जो शिक्षक था वो स्टूडेंट के सामने घूम गया और बोला, रेलाय आवती છો ને બધી ખારાશ પૃથ્વીની, સિંધુના ઉરમાંથી તો ઉઠશે અમી વાદળી। મસ્ત પંક્તિ લીખી है। એમણે લખ્યું છે, રેલાય આવતી છો ને બધી ખારાશ પૃથ્વીની। हमारे जीवन में चढ़ती पड़ती दुख सुख सभी आता है, भले हमारे जीवन में आए, लेकिन ये सिंधु के उर में, उर यानी हृदय में, अमी यानी दृष्टि પડશે આ વાદળી ઉપર। આ પહેલાના તાસમાં ગુજરાતીના શિક્ષકે આ મુક્તક લખ્યું હશે। पहले पीरियड जो था उस गुजराती का शिक्षक था, उसने बहुत अच्छा ये मुक्तक लिखा हुआ था। एम मानीने सोमनाथ भूसवा गया और ऐसा सोमनाथ ने मान लिया और वो साफ करने गया। क्या रेवतीए विनंती करी, वहाँ पे रेवतीए विनती की कि रहवा दो साहेब, रहने दो साहेब, उसे आप मिटाओ मत। ये सुभाषित जन्म दिवसनी शुभेच्छा है। और ये सुभाषित जो लिखी हुई है जन्म दिवस की शुभेच्छा के लिए लिखी है। सोमनाथे एमनी डायरी खोली और सोमनाथे उसकी डायरी खोली। પોતાના વર્ગના દરેક વિદ્યાર્થીને એના જન્મ દિવસે એ શુભેચ્છા આપતા। આજે પોતે કેમ ચૂકી ગયા? આજે તો વર્ગના પ્રતિનિધિ સિંધુનો જન્મદિવસ છે, સિંધુને શુભેચ્છા આપી છે। तो सिंधु नाम की लड़की है और उसके लिए ये जन्म दिवस के लिए ये पंक्ति लिखी है उसने। सोमनाथ जो शिक्षक है भूगोल के, उसने लिखा है। और जिस दिन ये पंक्ति लिखी है उस दिन सिंधु का ही जन्म दिवस है, इसलिए उसने शुभेच्छा दी है। उसके आगे देखो, पगे लागिने ઊભો રહ્યો और वो पैर छू के खड़ा रहा। रेवती सिंधुनी पाटली पर थी मिठाईનું પડીકું લઈ આવી और रेवती सिंधु की पाटली बेंच पे बैठे हैं स्टूडेंट, तो उसकी जगह से वो मिठाई का पैकेट लेके आ गई। सोमनाथे पहलो टुकड़ो लीधो और सोमनाथ ने पहला टुकड़ा ले लिया। अरे वाह, छे सुखड़ी पण मोहनथाल जेवी पहुंची। और ये क्या बोलता है, छे सुखड़ी बनाई हुई है लेकिन मोहनथाल की तरह ये पहुंची है और बहुत बढ़िया भी है। रेवती विद्यार्थियों ने मिठाई बेचती होती और रेवती स्टूडेंटों को क्लास में वो मिठाई परस रही थी। એની સાથે પ્રવાસના સ્થળ અંગે સમિતિનો અભિપ્રાય और उसके साथ साथ में प्रवास का स्थल अंगे समिति का जो अभिप्राय था वो सिंधुए जाहिर કર્યો। और सिंधु उसने जाहिर कर दिया कि कच्छનું માંડવી, સૌરાષ્ટ્રનું માધવપુર અને દક્ષિણ ગુજરાતનું તિથલ આ ત્રણમાંથી સાહેબ નક્કી કરે તે। कौन सा प्रवास स्थल था? कच्छનું માંડવી, સૌરાષ્ટ્રનું માધવપુર અને दक्षिण गुजरातનું तिथल। ये तीनों जो है उसमें से सर जो भी नक्की करे ये प्रवास स्थल बहुत बढ़िया है। शाबाश, तमे दरिया किनाराना स्थल पसंद कर्या ये मने गम्યું। और फिर शिक्षक क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा हमें, आप लोगों को दरिया किनारे का जो स्थल है वो पसंद किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। छेल्ले आपणे आबू अंबाजी गया हता और लास्ट में हम सब आबू अंबाजी भी जाके आए हैं। रास्ते में तमने एक लेख वाँची संभळाव्यो हतो और बोल रहे हैं सर कि रास्ते में जब आते थे तब मैंने एक लेख लिखा हुआ था वो पढ़ के सुनाया था। पुण्यना पर्वत जेवा रविशंकर महाराज एना लेखक हता और पुण्य के पर्वत जैसे पर्वत की तरह खड़े रहनार वो रविशंकर महाराज लेखक थे ना, उसका वो लेख था। स्वामी दयानंद सिंधुए कह્યું અને सिंधु और बोलती है कि स्वामी दयानंद, दोनों का लेख था। पर्वतनी ऊंचाई जोनारे समुद्रना ઊંડાણ विषे पण जानवू જોઈએ और जो पर्वत की ऊंचाई जानने वाले लोग समुद्र की गहराई भी जानना चाहिए और उसके बारे में भी समझना चाहिए। गोळमेजी परिषद में भाग लेवा गांधीजी इंग्लैंड जई रह्या हता। यहाँ पे गांधी जी की बात आई है। गोळमेजी परिषद में हिस्सा लेने वाले गांधी जी इंग्लैंड जा रहे थे, उसके बारे में लिखा है। फिर दूसरा जो झवेरचंद मेघाणी राष्ट्रीय शायर
तरीके उसे पहचाना जाता है। उसका नाम भी दिया है ઝવેરચંદ મેઘાણીને ખાતરી હતી કે બાપુ અપમાન વેઠી લેવાની ઉદારતા ધરાવે છે। ઝવેરચંદ મેઘાણીને उसे विश्वास था कि बापू अपमान सहन कर लेगा, लेकिन उसकी उदारता तो बताएंगे। તેથી એમણે ગાયેલું, इसलिए उसने गाया था। किसने गाया था? ઝવેરચંદ મેઘાણીને। સાગર પીનારા અંજલિ નવ ઢોળજો બાપુ, ગાંધીજી દરિયાવ દિલ હતા। એમણે કદી કોઈનો સાપ ન આપ્યો, આશીર્વાદ આપ્યા। એમના હૃદયમાંથી અમી વાદળી ઉઠી ગઈ। और उसने गाया था सागर पीनारा अंजलि नौ ढलसो बापू, क्योंकि गांधी जी दरिया दिल थे। कभी भी उसने किसी को श्राप नहीं दिया, उसने सिर्फ आशीर्वाद ही दिया था। फिर आगे देखो, साहेब प्रवासनो स्थળ નક્કી કરવાનું ભૂલી ગયા લાગે છે। और बच्चे फिर रेवती और वरुण और वह सिंधु तीनों एक साथ में बोलते हैं कि साहेब ये प्रवास का स्थल नक्की करने में आप भूल गए हैं। રેવતીએ વરુણ સામે જોઈને સોમનાથ સાંભળે એ રીતે કહ્યું। સોમનાથે તુરંત ફીટ ફેરવી મુક્તક ભૂસ્યા વિના પાટિયા પરની બાકીની જગ્યાએ પશ્ચિમ ભારતનો નકશો દોરીને દરિયા કિનારાના સ્થળોના નામ લખવા માંડ્યા। છેક ઉપરના કોટેશ્વર, નારાયણ સરોવરથી શરૂઆત કરી માંડવીના નામ સામે વહાણ ચિતર્યું, પછી દ્વારકા, બેટ દ્વારકા લખ્યું। હવે બોલો, હવે શું લખું? सोमनाथ ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा था? पश्चिम भारत के नक्शो बनाया और दरिया के तट पे से स्थलों का नाम लिखा। और ऊपर सबसे ऊपर तो कोटेश्वर, नारायण की शुरुआत से लेके कच्छ में जो मांडवी है उसका एक जहाज का चित्र बनाया। और द्वारिका में बेट द्वारका ऐसा लिखा। और सामने से पूछने लगे कि बोलो अब कौन सा स्थल बाकी रह गया है? माधोपुर। छली पाटली पर बैठेला विद्यार्थीए कह્યું। और लास्ट बेंच पे बैठे हुए स्टूडेंटों ने बोला कि माधोपुर बाकी रह गया है, उसमें तो मैं माधोपुर जोયું છે। और सोमनाथ ने कहा मैंने तो माधोपुर देखा है, એના વિશેનો લેખ પણ લાવ્યો છું, લો વાંચો। और जब मैं यहाँ पे प्रवास में गया था तो उसका जो लेख था वो भी मैं लेके आया हूँ, लो आप सब पढ़ लो माधोपुर के बारे में क्या जानकारी है। विद्यार्थियों सोमनाथ प्रोत्साहन आपे छे और विद्यार्थियों को सोमनाथ प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये बने एटलू जाते बने तो वधु सारू एवं ते माने छे। और ये कहते हैं कि जब तक बने तब तक अच्छी तरह से वो मानते हैं, इसलिए लेख पढ़ने लगे। माधवपुर सौराष्ट्रना साबरकांठाનું वृंदावन है। माधवपुर कहाँ का वृंदावन है? सौराष्ट्र का साबरकांठा का वृंदावन है। અહીં સદીએ સદીએ महान संतो आया છે। और ये उस स्थल पे सदिये सदी महान संतो आया था। यहीं सदियों जूना झाड़ से, और यहाँ पे सदियों से पहले पुराने पेड़ भी है। आंबली है, रायन का पेड़ है, नारियली है, बेशुमार है, उसका तारीफ करे उतना कम है। पपीता है, અહીંના પોપટ પણ પપૈયા જેવા તાજા માજા છે। और यहाँ का पैरट तोता भी ये पपीता की तरह ताजे माजे है। અહીં रुक्मणी श्री कृष्ण लग्न दर वर्षे उजवाय छे। और ये माधोपुर में रुक्मणी और श्री कृष्ण का लग्न प्रसंग यहाँ पे दर वर्ष मनाते हैं। भवनाथ અને તરણેતરની જેમ અહીંનો મેળો પણ જાણીતો છે। भवनाथ का मेला और तरणेतर का मेला की तरह उसका यहीं पे भी मेले का प्रख्यात है। અહીં ભાદોર, ઓજત અને માધવંતી નદીઓને समुद्र મળે છે। और यहाँ पे भादर नदी, ओजत नदी और मधवंती नदियों समुद्र पे मिलती
है। खाखादेड़ विस्तार ने हरियाणा और फलद्रुप रखे और पूरा विस्तार को हरियाली और फलद्रुप रखती है। અહીંનો દરિયાકાંઠો વિશાળ છે। यहाँ का दरिया किनारा बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है और उजला भी है। ઘણા પ્રવાસીઓ ચરવાટ કરતા માધવપુરના દરિયા કિનારાને વધુ પસંદ કરે છે। कई सारे प्रवासियों चरवट का दरिया किनारे से माधवपुर का दरिया किनारा वो ज़्यादा पसंद करते हैं। ત્યાંનો સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત જઈ મુગ્ધો થઈ જવાય છે। यहाँ का सूर्योदय जब सूर्य उदय होता है उसका वर्णन और सूर्य जब अस्त होता है ये देख के लोग मुग्ध हो जाता है, चकित हो जाता है। यहाँ का दृश्य कैसा है, किस तरह का है। तो चल माधवपुर, रेवती बोली। तो रेवती बोली कि चल तुम्हें माधवपुर हम चलते हैं। સોમનાથે રેવતીને કીધું। બલરામના પૌરાણિક પાત્રનો પરિચય આપી આગળ વધવાનું पसंद કર્યું और बलराम के पौराणिक पात्र जो थे उसके परिचय देके आगे जाने की सोमनाथ ने लिखा था। साहेब પોતાનું નામ લખવાની ઉતાવળમાં સુદામા અને સુદામાના વતનને ભૂલી ગયા। तो साहेब ने बोला, साहेब खुद का नाम लिखने का जल्दबाजी में सुदामा और गांधी जी का वतन का नाम तो आप भूल ही गए। सिंधुए विनय विवेक के जाड़वीने કહ્યું। अरे सिंधु विनय पूर्वक बोली, अरे हाँ, द्वारका અને माधवपुर वच्चे परबंदर खરું। द्वारका और माधवपुर के बीच में क्या है, पोरबंदर भी है। पोरबंदर वे गांधी जी का स्थल है, राष्ट्रपिताना जन्म स्थल। केम भूलाय, और उसे हम कैसे भूल सकते हैं। અને ત્યાંનો દરિયો પણ મુંબઈના ચપાટી વિસ્તારને ભૂલાવી દેવો છે। तो यहाँ तक हम पेज नंबर 23 का तीसरा पैराग्राफ यहाँ तक हम समझाते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। तब तक छुट्टी है। पैसा देवा